आज का ये वीडियो आर्थराइटिस के क्यू एंड ए सेक्शन का हिस्सा है। अक्सर मेरे आर्थराइटिस के वीडियोस में आप नीचे जो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस लिखते हैं, उन्हें आज हम लेंगे और उनका जवाब देंगे। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप उनका लाभ ले सकें। देखिए, जो सबसे पहला सवाल किया है जिसका हम जवाब देंगे वो है मिस्टर गुप्ता ने। ये पूछते हैं, सर ज्वार बाजरा खापली एंड रागी का आटा इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस में सेफ नहीं है क्या? देखिए, जहां तक सवाल है किसी भी प्रकार के ग्रेन्स का, इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस में जो डाइटरी प्रोटोकॉल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले 3 महीने के अंदर इन जितने भी ग्रेन्स हैं उनके आटों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इनमें अक्सर ग्लूटेन, लेप्टिन, सेपोनिन इसकी मात्रा होती है जो इन्फ्लामेशन को बढ़ा सकते हैं। और इसकी जगह पे कुछ रूट्स के फ्लावर जैसे कसावा फ्लावर या फिर सिंघाड़े का आटा या एक सीड आता है बकवीट, उसकी प्रॉपर्टीज काफी अधिक हद तक एंटी इंफ्लामेटरी पाई गई हैं। तो इन आटों को अक्सर रिकमेंड किया जाता है और जो आप रूटीन में आटे इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोहिबिट किया जाता है एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। फिर 3 महीने के बाद में जब आपकी बीमारी काफी कुछ कंट्रोल में आ जाती है, फिर 1 बाय 1 उनको आपकी चॉइस के हिसाब से ऐड करके देखा जाता है कि आपके साइन एंड सिम्टम्स, दर्द वगैरह बढ़ तो नहीं रहे। अगर नहीं बढ़ रहे तो फिर वो आपके लिए माफिक है। तो 6 महीना पूरे होते होते आपकी ओन डाइट प्लान बन जाता है। तो इसलिए जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोटोकॉल के कोर्सेज हैं, अगर आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो वो जरूर ज्वाइन करें। और देखिए, जहां तक सवाल है इसमें खापली गेहूं का, खापली गेहूं में ग्लूटेन है, तो ग्लूटेन को ये माना गया है, हालांकि एक प्रोटीन है, तो इसमें यह माना गया है कि इससे इन्फ्लामेशन बढ़ता है, तो यूजुअली इसको प्रोहिबिटेड रखा जाता है। ज्वार बाजरा और रागी इनके अंदर ग्लूटेन नहीं है, परंतु बाकी की चीजें ग्रेन्स के कारण इन्फ्लामेशन कर सकती हैं। तो शुरू के 3 महीने में ग्रेन्स वाली किसी भी चीज को नहीं दिया जाता, बाद में इन चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं एज पर आपका प्रकृति और नेचर आपके शरीर का। इसके बाद में अगला सवाल पूछा है, फैटी लिवर में घी लगाकर खा सकते हैं? ये पूछा है मधु दास ने। तो देखिए, जहां तक सवाल है फैटी लिवर का, फैटी लिवर नाम से फैटी है, परंतु ये फैट के कारण नहीं हो रहा। जब आप अपने भोजन के अंदर बड़ी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की लेते हैं तो आपका लिवर, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को, तो इसके स्टोरेज आपके शरीर में नहीं है। तो इस स्टोरेज के न होने के कारण शरीर में फैट के स्टोरेजेस हैं, तो लिवर इसको पुल करके कार्बोहाइड्रेट को उससे फैट बनाता है, तब आपका लिवर फैटी हो जाता है। तो फैटी लिवर दरअसल फैट के कारण नहीं हो रहा, फैटी लिवर हो रहा है आपके कार्बोहाइड्रेट के कारण, क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री है शक्कर से फैट बनाने की वो लिवर में लगी हुई है। तो जब सेल इस प्रोसेस में आपके शुगर से फैट बनाते हैं तो एक मात्रा फैट की लिवर में रह जाती है। ये 10% के ऊपर निकला तो फैटी लिवर कहलाएगा। तो फैटी लिवर घी से नहीं है, आप घी ले सकते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट आपको डाइट में घटाने हैं और इसका मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, उसे आप ध्यान से देखें। इसका आइकन मैं सामने दिखा रहा हूं, थंबनेल सामने दिखा रहा हूं, और इसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल करके रखूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल करके रखूंगा, तो वहां से जाकर के आप इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा है दीपक देवनाथ जी ने। इनका कहना है, सर मेरा जॉइंट पेन है, लो बैक पेन ज्यादा है, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, बहुत दर्द होता है, सर प्लीज बताएं क्या करूं? देखिए, आपने एक बहुत ही वाइड सा मेरे को वो दिया है आइडिया आपकी प्रॉब्लम का कि आपको लो बैक पेन है। अब आपने ना आपकी एज बताई है ना बाकी की कोई डिटेल दी है, परंतु अगर आपको लंबे समय से लो बैक पेन है तो 2 जांचें जरूर करें।
एक HLA-B27 की, जिससे मालूम पड़ सके कि आपको स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी तो नहीं है, और दूसरा अगर आपको दर्द लगातार बना रहता है बैक का तो MRI लंबर स्पाइन की जरूर करें और उसमें सैक्रोइलियक जॉइंट की स्टेटस जरूर चेक करें। तो कई बार डिस्क बल्ज के कारण कमर के अंदर दर्द आता है, लो बैक पेन आता है, आपके पोस्चर के कारण भी आता है, और डिस्क बल्ज सबसे कॉमन कारण है। पर इसके अपार्ट अगर आपके सैक्रोइलियक जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन है तो HLA-B27 पॉजिटिव होने की और स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी की समस्या हो सकती है। तो ये दो जांचें जरूर कराएं और डॉक्टर को संपर्क करें। इसके हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। और यदि नॉर्मल पेन है, क्योंकि 90% केसेस के अंदर तो नॉर्मल पोस्चरल पेन होता है, तो बैक की एक्सरसाइज करें और उसमें खास तौर से दो आसन जरूर करें, एक अर्धभुजंगासन और दूसरा नौकासन। ये बहुत जरूरी है, बैक पेन के अंदर एक्सेलेंट रिलीफ देंगे। और कारण कोई भी हो, अगर डिस्क बल्ज भी होगा तो भी ये रिलीफ देंगे, स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी होगी तो भी ये रिलीफ देंगे। तो एक्सरसाइजेस तो चालू कर ही दें, इसके साथ में फिर ये जांचें जरूर करा करके लें। अब ये लिखते हैं इब्राहिम जी, ये लिखते हैं सर माय डॉटर इज हैविंग RA, was 15 year when she got it. She is not willing to take steroids as it will increase her weight. बराबर बात है, स्टीरॉइड से वजन बढ़ता है। She had the regular doses, मतलब जो दवाइयां ले रहे हैं उसके रेगुलर डोज ले रहे हैं। What to do now? It is almost more than 1.5 year. What to do? मतलब शायद स्टीरॉइड ले रहे हैं 1.5 साल से, या 15 साल की उम्र है और 1.5 साल से दवाइयां ले रहे हैं। इनका दोनों ही मतलब निकलता है, पर जो भी है मैं आपको इस पर पूरी तरह गाइड कर देता हूं। देखिए, छोटे बच्चों में अक्सर बहुत अधिक डीमार्ट्स या फिर जो रूमेटॉइड की दवाइयां हैं नहीं दे पाते हम लोग हैवी डोजेज में, पर फिर भी जो जरूरी है वो देना पड़ जाते हैं। अक्सर एलोपैथिक डॉक्टर 3 चीजों का सपोर्ट लेते हैं, पहला एक्सरसाइज, दूसरा एलोपैथिक दवाइयां, और तीसरा 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट। एलोपैथिक दवाइयों के 4 सेगमेंट मोर ओवर आते हैं, या 5 भी बोल सकते हैं। पहला सेगमेंट है डीमार्ट्स का, जिसमें पॉलीट्रैक्स आता है, या फिर HCQS या दूसरे और डीमार्ट्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी दर्द की गोली की होती है, अगर इनसे रिलीफ नहीं आ पाता है पूरा तो फिर स्टीरॉइड साथ में चालू करते हैं, और फिर अगर CRP ज्यादा है तो बायोलॉजिक्स या फिर जैक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में स्टीरॉइड से बच्चों का वजन बढ़ता है, ये बात पक्की है, और मेरे कई ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें मैं अक्सर देखता हूं कि डॉक्टर्स ने उनको काफी अधिक मात्रा में स्टीरॉइड दिया, प्रॉपर गाइडेंस नहीं किया, तो उससे उनका वजन बढ़ गया, जो अभी भी बढ़ा हुआ है, और उसके कारण दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो गए, जैसे फैटी लीवर, PCOD, हाँ, या फिर डायबिटीज आगे जाकर के, फिर डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड प्रेशर। तो इन चीजों से बचना चाहिए। अब इसमें मैं अक्सर 2 चीजें और ऐड करता हूं। पहला, डाइटरी प्रोटोकॉल, क्योंकि देखिए रूमेटॉइड है तो कहीं ना कहीं से तो एंटीजन आ रहा है। मोर ओवर आप बाहर के एक्सपोजर में कहां से आ रहे हैं, नाक के माध्यम से, पॉल्यूशन बाहर का, या फिर भोजन के रूप में बाहर की चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि आउटर लेयर पर तो स्किन है, तो वहां से तो कांटेक्ट में उतना आएंगे नहीं। तो एंटीजन जो आपके शरीर में जा रहे हैं वो मोर ओवर सांस के रास्ते से या भोजन के रास्ते से जा रहे हैं। तो भोजन के अंदर कई सारे इस प्रकार के पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फूड के प्रोटीन्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, जो आपके शरीर में एंटीजन का काम करते हैं, और इस एंटीजन के सामने आपकी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज इन एंटीजन को तो डैमेज करती ही है, किल करती ही है, पर आपके हेल्दी टिश्यू जॉइंट्स के ऊपर भी अटैक कर देती है। तो यदि आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं तो इनके एंटीजन को अंदर लेने की संख्या को घटाया जा सकता है। जब इसे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो एंटीबॉडी की भी मात्रा घटती है, और ऐसे में आपकी ओवरऑल इलनेस की जो पोटेंसी है उसमें कमी आती है, और आपके साइन एंड सिम्टम अपने आप कम होने लगते हैं। तो अक्सर मैं आपको बोलता हूं, डाइट इज फर्स्ट डिफेंस इन एनी इंफ्लामेटरी और ऑटो इम्यून आर्थराइटिस। तो पहला डाइट का ध्यान रखें, जिसके लिए अक्सर हम इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोटोकॉल के नाम से 6 मंथ्स के इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन के कोर्सेज भी चलाते हैं। दूसरा, जॉइंट्स के अंदर इंफ्लामेशन के कारण डैमेज होता है, जैसे घुटना या हिप या फिर बैक,
तो ऐसी कंडीशन में आपको जॉइंट्स को सेव करने के हर्बल सप्लीमेंट लेना जरूरी है, जो अक्सर डॉक्टर्स नहीं देते। तो उनसे दर्द भी कम होता है, सूजन कम होती है, जॉइंट की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो एलोपैथिक दवाइयां आपको कम से कम लेनी पड़ती हैं। तो ये दो चीजें बच्ची के ट्रीटमेंट में जरूर ऐड करें, तो पॉसिबल है अकेले डीमार्ट से काम हो जाए या उसकी भी जरूरत ना पड़े, या फिर एटलीस्ट स्टीरॉयड लेने की जरूरत ना पड़े। तो 5 प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट डिफेंस इज डाइट, सेकंड इज एक्सरसाइज, थर्ड इज हर्बल सप्लीमेंट। ये 3 से अगर काम नहीं हो पाता तो फिर आप जाइए एलोपैथिक दवाइयों के लिए, उसमें भी स्टीरॉयड को लास्ट रिसोर्ट रखिए। पर अगर आप अपनी दवाइयां रेगुलर नहीं लेंगे और आपकी बीमारी एकदम से बढ़ गई, फ्लेयर्स आ गए, तो फिर मजबूरी में डॉक्टर को स्टीरॉइड्स या फिर बायोलॉजिक्स देने पड़ते हैं। तो उसको मजबूर मत करिए, अपनी दवाइयां और प्रोटोकॉल को कंसिस्टेंटली मेंटेन करिए थ्रू आउट लाइफ, तो आपको कभी भी जीवन में तकलीफ नहीं होगा। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं और एक डायलॉग मारते हैं, और एक डायलॉग पिछले मेरे Q&A सेशन में दिया भी था मरीज ने कि सर अगर रूमेटॉइड क्योर नहीं होने वाला है तो दवाइयां खा करके फायदा क्या है, दवाइयों के तो साइड इफेक्ट भी हैं। अरे भाई, अगर बीमारी एकदम से फ्लेयर में आई और आपकी तकलीफ बढ़ गई तो आपको स्टीरॉयड भी लेना पड़ेगा, बायोलॉजिक्स भी लेने पड़ेंगे, फिर उसके साइड इफेक्ट्स कौन संभालेगा। तो अपने प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो करिए ना। और मैं तो पहले आपको बोल रहा हूं, डाइट करो, एक्सरसाइज करो, हर्बल सप्लीमेंट लो, तो वेयर इट इज गोइंग टू डैमेज यू। फिर अगर थोड़ा जरूरत पड़े तो एलोपैथिक पर जाओ, और फिर 3 से 6 महीने में 5वां ब्लड टेस्ट करो। तो ब्लड टेस्ट से मालूम पड़ेगा कि दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, या फिर बीमारी का क्या स्टेटस है, तो वो हिसाब से दवाइयों की मात्रा घटाई जा सकती है। तो ये 5 प्रोटोकॉल को आपको सीरियसली फॉलो करना चाहिए। जो लोग फॉलो नहीं करते वो अपने लिए तकलीफें बुलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पूछते हैं मधु मल्होत्रा, सर मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ साथ यूरिक एसिड गाउटी आर्थराइटिस है, तो क्या यूज कर सकती हूँ। देखिए, जिनको गाउटी आर्थराइटिस है, अब इसमें मैं 2 कैटेगरी डिवाइड करूंगा, पहली वेजिटेरियंस की, दूसरी नॉन वेजिटेरियंस की। जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं वो, देखिए 2 कारण से आपको यूरिक एसिड हो रहा है। एक, आपके बॉडी में यूरिक एसिड बन ज्यादा रहा है, दूसरा आपके बॉडी से निकल कम रहा है आपके यूरिन में। तो ये 2 कारणों से आपको यूरिक एसिड हो रहा है। अब ऐसे में आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, तो कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब दर्द बढ़ जाता है मरीज का, तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ही ट्रीट करने में लगे रहते हैं, हम यूरिक एसिड की जांच ही नहीं करते कई बार। तो ऐसे में कोई भी मरीज अगर उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन अचानक से ज्यादा बढ़ गया है, तो यूरिक एसिड का जांच जरूर कर ले। अब वापस हम लौटते हैं पहले यूरिक एसिड पर, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस पर भी आएंगे। यूरिक एसिड के अंदर जो पहले तो बन ज्यादा रहा है, तो ज्यादा बनने से कैसे घटाया जाए। तो जो लोग नॉन वेज लेते हैं वो अगर अल्कोहल, फिश या फिर मटन, रेड मीट अगर बड़ी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो उसे रोकें। चिकन से भी थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ेगा। एग पूरी तरह से सेफ है, तो एग का सेवन किया जा सकता है। फिश और मटन रोकना होगा। चिकन थोड़ी मात्रा में लें, ओकेजनल लें, या फिर वो भी कुछ समय को रोक दें। इसके साथ में अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि कई लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। फीमेल्स के केस में हो सकता है वो नहीं भी हो। तो इन चीजों को प्रोहिबिट करें। अब आप सोचेंगे वेजिटेरियन को क्यों हो गया भाई, वेजिटेरियन तो ये सब ले ही नहीं रहे। तो अगर आपकी प्रोटीन रिच डाइट है, दालें बहुत बड़ी क्वांटिटी में, हालांकि दालों से उतना प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि वेजिटेरियन वैसे ही प्रोटीन में डेफिशिएंट है। तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है जो लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा कारण बनता है वेजिटेरियंस में। क्योंकि वेजिटेरियंस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपके बॉडी में हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, तो ये इंसुलिन आपके किडनी से जो यूरिक एसिड बाहर निकलता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो यूरिक एसिड घट ही नहीं पाता, फ्लश ही नहीं हो पाता यूरिन में। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाएं। तो जो लोग ओबीज हैं, वेजिटेरियन है, या इवन नॉन वेजिटेरियन है, या जो डायबिटिक है, उनमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अक्सर वेजिटेरियन बोलते हैं भाई मेरे को क्यों यूरिक एसिड हो गया, तो आपका कारण है आपकी ओबेसिटी, आपकी डायबिटीज, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको घटाएं।
फिर उसके बाद में प्रोटीन की मात्रा भी थोड़ी कंट्रोल करें, परंतु साथ में एक्सक्रीशन बढ़ाएं, मतलब नींबू पानी लें, एप्पल साइडर विनेगर लें, छाछ बना के लें। और इस पर तो मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है यूरिक एसिड का, वो वीडियो जाके देखें, उसमें आपको इन लेंथ पूरी जानकारी मिलेगी, उसे फॉलो करें। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात है, उसमें 5 प्रोटोकॉल फॉलो करें। पहला, वजन घटाएं। वजन घटाने के भी अलग प्रोग्राम है ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ में, और अब मात्र 5,000 रुपए के अंदर वेट लॉस के साथ में, साल भर का वेट लॉस का प्रोग्राम, वेट लॉस के साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी आपको उसमें ट्रीटमेंट गाइड किया जाता है। उसमें 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक अनगाइडेड है और दूसरे गाइडेड प्रोग्राम है। तो उनका हिस्सा बने। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इससे सस्ता प्रोग्राम दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बचने के तरीके, सप्लीमेंट्स, डाइट, वेट लॉस के तरीके, सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो इसके माध्यम से आप अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस और यूरिक एसिड दोनों में ही लाभ पा सकते हैं, अपना वजन भी घटा सकते हैं। तो अब जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वजन घटाएं। पैरों के अंदर डिफॉर्मिटी है, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करें। बोइंग डिफॉर्मिटी है, नॉकनी डिफॉर्मिटी है, उसे करेक्ट करें। फिर नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें, लाइफ स्टाइल चेंज करें, बहुत अधिक वॉक ना करें, पालती मार के ना बैठें, देसी टॉयलेट यूज ना करें, किचन के अंदर लंबे समय खड़े होकर कुकिंग ना करें, स्टूल रख लें, हल्का गर्म घुटने का सिकाई करें। और अगर यूरिक एसिड साथ में है तो पहले 10 मिनट की सिकाई ठंडी करें, फिर 10 मिनट रुक करके गर्म सिकाई एटलीस्ट यूरिक एसिड वाले ना करें, उनको तकलीफ बढ़ेगा। हाँ, यूरिक एसिड नहीं है, प्लेन ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो वो लोग गर्म सिकाई कर सकते हैं। इसके साथ में फिर इसकी दवाइयां लें, 4 स्टेप और जॉइंट फ्रेश ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, और यूरिक एसिड के लिए फेबुक्सोस्टैट या फिर फेबुटास करके गोली आती है, पर डॉक्टर से लिखवा करके लें, अंडर सुपरविजन लें। और अपने किडनी फंक्शंस जरूर एक बार चेक कर लें कि कहीं किडनी में कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अजय जी। ये पूछते हैं, आई एम हैविंग ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 2 यूजिंग फॉर लास्ट 1 मंथ बोथ जॉइंट फ्रेश एंड 4 स्टेप, जो अक्सर मैं आपको बोलता हूं। देयर इज लिटिल रिलीफ इन माय पेन, काइंडली एडवाइज मी हाउ लॉन्ग आई हैव टू टेक बोथ ऑफ देम। अदर गाइडेंस भी दें, ये भी साथ में लिखते हैं। देखिए, गाइडेंस तो मैंने अभी पूरी दे दी थोड़े समय पहले, 5 प्रोटोकॉल बता दिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के, तो पीछे जाके सुन लीजिए। अब ये पूछते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर क्वेश्चन। वो क्या है? कितने समय इलाज करना पड़ेगा? भाई साहब, संधिवात आपको हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी उम्र आ गई है, 45-50 के ऊपर महिलाएं और 55 के ऊपर मर्द। तो ऐसी कंडीशन में आपको संधिवात हो रहा है, मतलब प्राइमरी फैक्टर क्या है? एज। सेकेंडरी फैक्टर क्या है? सेकेंडरी फैक्टर है आपका वजन, या फिर खड़े रह करके लंबे समय काम करना, या फिर जॉइंट की कोई इंजरी, या फिर आपका जेनेटिक्स। फिर इसके बाद में कोई इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस, सेकेंडरी कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो जब कारण ही खत्म नहीं हो रहा, आपकी उम्र रिवर्स नहीं हो रही, तो आप इसका समय मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी गलती करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज, कि सर कोर्स कितने दिन का है? अरे भाई, तुम 50 साल के हो गए, 20 साल के ना होने वाले, तो ये तो उम्र के कारण आपका बढ़ने वाला है। आप दवाइयां लेके इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। इट इज नॉट ए क्योरेबल डिसीज, इट इज ट्रीटेबल। तो आप पहले 3 महीना, 6 महीना, 1 साल पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जब सब चीजें रिलीफ हो जाए, फिर मेंटेनेंस डोज के लिए ऑनटोज या जॉइंट फ्रेश टैबलेट लाइफ टाइम ले सकते हैं। कोई ऑब्वियस उसके साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से सेफ है लेने के लिए। आप उसको कंटिन्यू करें, लाइफ टाइम लेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द, आपकी हड्डियों की मजबूती बनी रहेगी। साथ में विटामिन डी का सेवन करें, कैल्शियम लेते रहें समय समय पर, तो आपका परफेक्ट इलाज होता रहेगा। आपको कभी जीवन में सर्जरी कराने की फिर नौबत नहीं आएगी, होपफुली। तो ये करें। तो अब एक और सज्जन लिखते हैं आर्थराइटिस के वीडियो पे, मोस्टली नॉट क्योरेबल। बिल्कुल आर्थराइटिस क्योरेबल नहीं है। हाँ, रिएक्टिव आर्थराइटिस अगर किसी को हुआ है किसी इंफेक्शन के बाद, तो वो एक तरह से क्योर हो सकता है। अदरवाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ल्यूपस, सोरियोटिक आर्थराइटिस, ये क्योरेबल नहीं है। गाउटी आर्थराइटिस को एक बार आप क्योरेबल जैसा बोल सकते हैं, पर फिर आप यूरिक एसिड वाली चीजें ज्यादा खाएंगे तो
फिर आ जाएगा। तो ये तो भाई ऐसा ही है कि आप ज्यादा खाएंगे मोटे हो जाएंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे पतले हो जाएंगे, फिर ज्यादा खाएंगे तो फिर मोटे हो जाएंगे। तो मोटापा इज नॉट क्योरेबल, इट इज ट्रीटेबल। समझ गए आप? तो अंतर समझिए, इसमें फंसाइए मत, नहीं तो लोग क्या करते हैं, इंसान को कोर्ट केस कर देते हैं, भाई इनने क्योरेबल बोला था। ये ट्रीटेबल है, इट इज नॉट क्योरेबल। क्योरेबल इज ए रॉन्ग वर्ड, हमारे कोर्ट के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से गलत है। और हमारे बाबा रामदेव इसीलिए उन लोगों पे बार बार कोर्ट के आक्षेप आ रहे हैं कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही वर्ड्स का ज्ञान नहीं है। वो बोल देते हैं मैं क्योर कर दूंगा डायबिटीज, मैं ब्लड प्रेशर क्योर कर दूंगा, मैं ढिमका क्योर कर दूंगा। वो क्योर क्योर वर्ड के चक्कर में उनका क्योर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर इस तरह के वो दे दिए कि आप माफी मांगिए, और यही उन्होंने अपने एडवर्टाइज के अंदर चला दिया। तो ये ट्रीटेबल है, इट इज नॉट क्योरेबल। तो भाई साहब मेरे को मत फंसाइए इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं रंजीत सिंह जी। सर 52 ईयर्स, वाइफ को संधिवात है सिंस बर्थ ऑफ माय सन 1999, प्लीज सजेस्ट द ट्रीटमेंट। देखिए उम्र अभी वाइफ की 52 साल है और 99 में हुआ है, हाँ जब बच्चा हुआ था। तो ये संधिवात नहीं, ये आमवात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इसका ट्रीटमेंट मैंने अभी कुछ समय पहले पूरा आपको बताया है। अब जो अगला सवाल पूछा है वो पूछा है मुर्तुजा खान ने। ये पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरा वेट पहले 90 था, जो आपकी डाइट से अब 75 हो गया है। वेरी गुड, 15 किलो आपने घटा लिया। मेरी एज 45 साल है, मैं 5 फुट 9 इंच का हूं। आपका वही 74-75 किलो वजन होना चाहिए, आपने फिट टू नॉर्मल कर लिया है। अब एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी मुझे देखता है वो बहुत बुरी तरह बोलता है कि अरे भाई तुम्हारे को क्या हो गया है, इतने कमजोर क्यों हो गए हो, बीमार हो क्या। अब इसका मैं जवाब आपको क्या दूं, बोलिए। जो बीमार है वो आपको बोल रहा है कि आप बीमार हो क्या, जबकि आप स्वस्थ हो गए हो, आपका वजन नॉर्मल हो गया है, आपका फैटी लीवर चला गया, आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल अब नॉर्मल आ गया। मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है ये सब हुआ होगा आपके साथ में। आपका फैटी लीवर गया होगा, सोनोग्राफी कर लीजिए। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हुआ होगा, ब्लड टेस्ट कर लीजिए। रात के खराटे चले गए होंगे, बीवी से बच्चों से पूछ लीजिए। ब्लड प्रेशर डायबिटीज होता होगा तो वो आपका क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद में अगर आपको मान लीजिए ये हाथ पैरों में जलन होगी, हालांकि उसके लिए सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, तो वो सब आपका नॉर्मल हो गया होगा। अब आप एनर्जेटिक हो गए होंगे। आपके जो स्किन के अंदर डार्क पैचेस और मस्से होंगे गर्दन में, वो आपके काफी कम हो गए होंगे। तो आप पूरी तरह से हैप्पी हैं, पर वो लोग आपको देख करके जबरदस्ती का अनहैप्पी हुए जा रहे हैं। अरे उनको बोलो बीमार तुम हो, मोटे लोग बीमार तुम हो, बीमारी तुमको है। फैटी लीवर तो तुमको है, खराटे तो तुम मारते हो, स्लीप एपनिया है, बीपी थायराइड तो तुमको है, पीसीओडी की समस्या तो तुमको है, डायबिटिक तुम हो, हाथ पैरों में जलन तुम्हारे है, इम्बैलेंस तुम्हारे बॉडी में है, डायबिटिक तुम हो रहे हो, किडनी वगैरह के या फिर आईज के कॉम्प्लिकेशन तुमको आ रहे हैं, बीमार तुम मेरे को बोल रहे हो जो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये उन लोगों की गलती में मत पड़ना, वो खुद बीमार है और वो खुद बीमार होके तुम स्वस्थ हो तुमको बीमार बोल रहे हैं, ये क्राइम है। और जब तक ये लोग समझेंगे नहीं, आप किसी भी घर में चले जाइए, संभ्रांत महिलाएं, ये वजन हो रहा है 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, चलने को नहीं हो रहा, खाने का पूरा याद रहता है, वजन हो रहा है 90 किलो, घुटने दुख रहे हैं, चलने, अरे डॉक्टर साहब बहुत दुखी हूं मैं माफी चाहता हूं ये मिमिक्री के लिए, बहुत दुखी हूं मैं डॉक्टर साहब, इतना पिराता है, घुटना दुखता है, कमर भी दुखता है, और शुगर वो तो 300 हो गया है, 400 हो गया है, पैर जलते हैं, रात में सो नहीं पाती हूं। खाने के लिए मुंह बराबर खुलता है, वो नहीं बंद होता। तो भाई जिधर तुमको अटैक करना है उधर अटैक करो। और मेरे मरीजों को, जिन लोगों ने हेल्दी लाइफ चुन ली है, उनको इस तरह के कमेंट देना बंद करो। तो ये जितने भी मोटे लोग हैं, देख के ही मेरे को लगता है ये भाई लोग बीमार है, और आप बीमारी से बाहर आ गए हो मिस्टर खान, तो इन लोगों की बातों में आना मत। और अगर ये ऐसा कुछ बोलते, ये मेरे वीडियो का आखिरी का अंश उनको जरूर सुनवा देना, उनको इन सब में से कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी,
और अगर आप में से किसी को है, प्रोग्राम मेरे ज्वाइन करिए, मेरे असिस्टेंट की मेरी हेल्प लीजिए, इनसे बाहर आइए। थैंक यू वेरी मच।